जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं चाइना के उस सबसे बड़े घोटाले की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में इस समय हो रही है। वहाँ की एक कंपनी है एवरग्रैंड और इस कंपनी के द्वारा ये घोटाला किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसको हम डिटेल से जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप हमें देख रहे हैं MPS हिंदी यूट्यूब पर, ठीक है। तो चीन में जो अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड आया है सामने, उसको लेकर देश के रेगुलेटर्स ने दिवालिया हो चुकी एक रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड और उसके फाउंडर पर रेवेन्यू को 78 अरब डॉलर बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया गया है और इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। एवरग्रैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबी कंपनी है। इस पर लगभग 300 अरब डॉलर से ज़्यादा कर्ज है। 2021 में कंपनी ने कर्ज के भुगतान में डिफ़ॉल्ट किया था, जिसके बाद चीन में रियल एस्टेट का संकट खड़ा हो गया था। चीन की इकोनॉमी में रियल एस्टेट की हिस्सेदारी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 30% रियल एस्टेट का ही काम वहाँ पर चलता है। इकोनॉमी में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। 30% बहुत हो जाता है। इससे पूरी इकोनॉमी के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। चीन के सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने एवरग्रैंड ग्रुप की प्रमुख कंपनी हेगंदा रियल एस्टेट पर 58 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। एवरग्रैंड ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन XU जियान पर 65 लाख डॉलर की पेनल्टी लगाई गई है। उन पर कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और नियमों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो कंपनी के शेयर हैं या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं, उनको ऐसे दिखाया कि लोगों को लगे ही नहीं कि कंपनी घाटे में चल रही है, ठीक है। कभी चीन के सबसे बड़े रईस रहे XU जियान को हमेशा के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। अब वो किसी भी प्रकार के जो मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, उसमें किसी भी प्रकार के अपने शेयर्स वगैरह या जो भी उनके वहाँ की पॉलिसी हो उसके अनुसार वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आयोग ने करीब 8 महीने तक चली इस जांच के बाद एवरग्रैंड की करतूतों को उजागर किया है। जनवरी में हांगकांग के एक कोर्ट ने एवरग्रैंड को बेचने का ऑर्डर दिया था। 78 अरब डॉलर का जो घोटाला हुआ है उस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। कंपनी पर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में सेल्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप तो लगे ही, इस आधार पर कंपनी ने अपने बॉन्ड बेच दिए, ब्रांड नहीं, बॉन्ड जो होते हैं उस बॉन्ड्स को इन्होंने बेच दिया। और रेगुलेटर के मुताबिक हेगंदा ने 2019 में 30 अरब डॉलर की सेल दिखाई थी, जो उसके रेवेन्यू का करीब आधा था। यानी कि उसकी जितनी रेवेन्यू थी, जितनी उसकी कमाई थी, उसके डबल को इसने दिखाया था। एक तरह से गुमराह करके अपने बॉन्ड हैं, शेयर हैं, उनको बेचने की कोशिश की गई। इसी तरह कंपनी ने 2020 में 48.6 अरब डॉलर की सेल दिखाई थी, जो उसके रेवेन्यू का 78% थी। लेकिन जांच में पता चला कि कंपनी ने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है और इस तरह 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 63% और 2020 में 87% बढ़ाकर दिखाया गया था। इस तरह कंपनी ने 2 साल में 78 अरब डॉलर की धोखाधड़ी की, जो चीन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक तरह से फ्रॉड माना जा रहा है, घोटाला माना जा रहा है। एवरग्रांडे जो है, ये कंपनी जो है, ये करती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इस पर आज से नहीं, सालों से मुकदमा चल रहा है। एवरग्रांडे के बारे में जब हम कुछ जानना चाहेंगे तो इसके बारे में कुछ चीज़ें इसकी वेबसाइट वगैरह पे निकल के आती हैं, जो विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म में छपी हैं। इसमें बताया गया है कि इसकी जो स्थापना है 1996 में दक्षिण चीन के गुआंगझो में एवरग्रांडे नाम की कंपनी से स्थापना होती है, जिसको हुई का यान के द्वारा किया जाता है और इसे हेगंडा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कंपनी के बारे में और भी डिटेल निकलती है कि चीन भर में इसके लगभग 200 से 80 अधिक शहरों में 1300 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं और ये कई काम करते हैं। यानी कि इसके काम की अगर हम बात करेंगे तो धन प्रबंधन से लेकर इलेक्ट्रिक कार बनाने और खाद्य सामग्री, साथ ही साथ पेय वस्तुएं, जैसे आप इसको सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह समझ सकते हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी फुटबॉल टीमों में से एक गुआंगझो FC में भी इसकी नियंत्रण हिस्सेदारी मानी जाती है। एक समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति को भी इस प्रकार से बताया था, जिससे दुनिया में एक हलचल सी मची हुई थी इनकी संपत्तियों को लेकर। एवरग्रांडे ने 300 बिलियन डॉलर से अधिक उधार लेकर चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने के लिए काम किया है और ये एक तरह से दिवालिया घोषित होने के कगार पर थी।
और ये जब सारे मामले बाहर निकलते हैं कि ये चीन की सबसे बड़ी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा उधार लिया है और भी चीज़ें इसके लिए आती हैं, तो इसके अगर शेयरों की बात करेंगे तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लगभग 99% जो शेयर थे कम हो गए, यानी कि बिल्कुल ये दिवालिया घोषित हो गई है। अगर कुछ समस्याओं की बात करें तो इससे क्या होगा, तो इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो इसके द्वारा निर्माण किए जा रहे काम है, अगर वो रुक जाते हैं तो जिन्होंने संपत्तियां खरीदी हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा संकट गहराएगा, क्योंकि वो पैसा लगा चुके हैं, कंपनी को पैसा दे चुके हैं और उनका पैसा कहीं ना कहीं डूबने की कगार पर हो जाएगा। और ऐसी भी कंपनियां हैं जो इसके साथ व्यापार करती हैं, उनका भी दिवालिया होना लगभग तय माना जाता है। और चीन की वित्त प्रणाली में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके बर्बाद होने से चीन की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी संकट पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे बीजिंग कंपनी में ये सबसे बड़ी कंपनियों में से मानी जाती थी और इसकी वजह से जो वित्तीय बाजार अनुसंधान है मंच बॉन्डस सुपरमार्ट के जैक्सन चैन को नहीं लगता कि अब क्या हो सकता है। चैन कहते हैं कि ईमानदारी से कहूँ तो एवरग्रांडे पहले ही ढह चुका है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि यह जबरन खत्म होने के कगार पर है और इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि संपत्ति क्षेत्र इसकी वृद्धि में लगभग 1/4 योगदान देता है, यानी कि जो चाइना की अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा योगदान है। और यह भी कहा है कि 1980 के दशक में जापान के समान रास्ते पर ये चल रहा है और दशकों तक ये एक तरह से चाइना की जो आर्थिक स्थिति है उसको फंसा देगा। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। एक पत्रकार हैं जिनका नाम है रॉबर्ट्स कहते हैं कि चीन में 2 दशक से ये जो कंपनी है इसके लगभग समय बिताने का ये समय है, यानी कि एक तरह से ये लगभग 2 दशकों से चाइना में एक पावरफुल कंपनी के रूप में काम कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से एवरग्रांडे जो थे धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त होता रहा और इसके जो अधिकारी हैं सिर्फ इसके नाम को बचाए रखने के लिए ये सब फ्रॉड करते रहे। इसके जो एक तरह से बताया जाए कि जो इसके रेवेन्यू है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था कि इस तरीके से इसका नाम चलता रहे, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया है और ये एक तरह से मौलिक रूप से कमज़ोर कंपनी के रूप में शामिल हो चुकी थी और अब बर्बाद हो चुकी है और इसकी वजह से चाइना की इकॉनमी पर असर होने वाला है। तो उन्हें विभिन्न जो इंग्लिश पेपर हैं उनके हिंदी टाइटल्स को पढ़ने की कोशिश की, जिससे कुछ चीज़ें निकाल कर आपको हम बताने की कोशिश करें जो एथेंटिक और प्रामाणिक चीज़ें हैं कि आप तक पहुँचें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि चाइना में जो एक तरह से ये सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जा रहा है, तो एवरग्रांडे का जो फ्रॉड था वो क्या था, हमने आपको समझाने की कोशिश की। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। MPS हिंदी पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने भारत के प्रधानमंत्री जितने भी 1947 के बाद प्रधानमंत्री बने हैं सभी के बारे में डिटेल से चर्चा की हुई है और उसमें जाकर आप सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लेंगे। साथ ही साथ हमने MPS हिंदी पर होली के शुभ अवसर से ही शुरू किया है UPSC और PCS, साथ ही साथ देश के जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हैं सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है NCERT की किताब। तो NCERT की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उस प्रकार से मिल रही है। तो MPS हिंदी पर उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो NCERT पढ़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।